हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिव्या है और मैं अभी 18 साल की हूँ। ये तब की बात है जब मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। शादी में अभी कुछ दिन बाकी थे, पर शादी से संबंधित तैयारियां और रस्में शुरू हो चुकी थीं। हमारे सबसे छोटे चाचा भी हमारे घर आ चुके थे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। वो दीदी को शगुन और आशीर्वाद देने आए थे। चाचा जी और मम्मी बैठकर बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं हंसने लग गई और मुझे देखकर दीदी भी हंसने लगी, क्योंकि वो मेरे हंसने की वजह जानती थी। जब चाचा जी उठकर मेरे पास आए तो दीदी अपने कमरे में चली गई। वो जानती थी कि अब चाचा जी मुझसे मेरी हंसी का कारण पूछेंगे। चाचा जी मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरी छोटी सी परी क्यों हंस रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं चाचा जी, मैं तो दीदी की बात सुनकर हंस रही थी। पर शायद चाचा जी समझ चुके थे कि हम दोनों क्यों हंस रहे थे। वो बोले, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी मम्मी मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछ रही थी, इसीलिए तुम दोनों को हंसी आ रही थी। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा भी जल्दी ही शादी करेंगे। चाचा जी अपनी शादी की बात को लेकर काफी गंभीर हो गए थे, क्योंकि कोई भी उनकी शादी के बारे में बात नहीं कर रहा था, जबकि उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा थी और अब तो दीदी की शादी भी होने जा रही थी, जो उनसे बहुत छोटी है। चाचा जी ने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था, वो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इसीलिए मैंने उनका हाथ झटका और अपने कमरे में चली आई। दोस्तों, मैं अपने परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत नाजों से पाला था, पर मुझे नहीं पता था कि कोई इतनी छोटी उम्र में भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। जनवरी का महीना था और बहुत ठंड पड़ रही थी। वो सर्दियों के दिन थे और बहन की शादी भी सर्दियों के महीनों में होने वाली थी। बहन की शादी की तैयारियां भी चल रही थीं और साथ ही साथ मेरा स्कूल भी चल रहा था। आमतौर पर मुझे मेरी बहन ही स्कूल छोड़ने जाती थी, पर उसकी शादी की वजह से मैं पापा के साथ जाने लगी थी। पापा कभी कभी लेट भी हो जाते थे, पर मेरी माँ को स्कूटी चलानी नहीं आती थी, तो मेरे पास उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक रोज की बात है कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और हॉल में आ गई। तभी बाथरूम से पापा की आवाज आई, दिव्या, आधे घंटे रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। पापा की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पापा से कहा, पापा, आप मुझे रोज लेट करवाते हो। जब से आपने मुझे स्कूल ले जाना शुरू किया है, तब से मैं हर दिन लेट हो रही हूँ, जिस वजह से मुझे अपने टीचर से सजा मिलती है। अभी हमारी बातें चल ही रही थीं कि तभी चाचा जी उठकर आए और बोले, दिव्या, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो चलो, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। चाचा ने इतना कहा ही था कि पापा ने तुरंत उन्हें चाबी पकड़ा दी और बोले, अरे दिव्या को क्यों दिक्कत होगी, ये लो चाबी और इसे स्कूल छोड़ आओ। पापा का एक काम हल्का हो गया था। चाचा जी जल्दी से फ्रेश हुए और तुरंत स्कूटी निकाल ली और मुझे स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़े। मेरा स्कूल सुबह 7 बजे का था और आज मैं इतने दिनों बाद सही समय पर स्कूल जा रही थी। चाचा जी काफी तेज स्कूटी चला रहे थे। वैसे तो मैं अपने पापा को पकड़कर उनके पीछे बैठती थी, पर आज मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि चाचा जी के साथ ऐसा कुछ करने में मुझे अजीब लग रहा था। मुझे बहुत ठंड लग रही थी और कंपकपी छूट रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर में डाल दिया और बोले, दिव्या, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। शर्माओ मत, तुम आराम से मुझे पकड़कर बैठ सकती हो। हालांकि अंकल ने मुझे ऐसा करने को कहा भी था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पकड़कर नहीं बैठी। तभी अचानक से अंकल ने तेज ब्रेक लगाए और मैं उनके ऊपर गिर गई। जैसे ही मैं उनके ऊपर गिरी तो वो मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर के पास लाए और बोले, दिव्या, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर तुम्हें ठंड लग रही हो तो मुझे पकड़कर बैठ जाओ। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं उन्हें पकड़कर बैठ गई। उस दिन मैंने अंकल की बात मान तो ली थी, लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उनके स्पर्श में कुछ खास बात महसूस हुई और उस दिन के बाद से वो मेरे साथ कुछ अलग तरह से पेश आने लगे। उस दिन चाचा ही मुझे वापस लेने भी आए थे। लौटते वक्त वो मुझसे कहने लगे कि मैं अपना हाथ उनकी कमर पर रख लूं, लेकिन उस वक्त तक धूप निकल आई थी और मुझे ठंड नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया। उस दिन के बाद से चाचा जी मुझे रोज स्कूल छोड़ने आने लगे। धीरे धीरे मेरा उनको पकड़कर बैठना आम बात हो गई थी
और अब मुझे अजीब भी नहीं लगता था। पहले तो मेरी माँ मेरे बालों में तेल लगाकर अच्छी सी छोटी बना देती थीं, लेकिन दीदी की शादी की वजह से वो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं एक ही छोटी बांधकर स्कूल जाने लगी थी और वापस आते आते मेरे सारे बाल अस्त व्यस्त हो जाते थे। उस दिन घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी स्कूल ड्रेस बदली और बाल खोलकर शीशे के सामने बैठ गई। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज मेरे बालों में तेल डालकर चोटियां बना दो। मम्मी बोली, दिव्या अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हारी बहन को लेकर बाजार जाना है। इतना कहकर मम्मी बाजार चली गईं। तभी चाचा जी मेरे कमरे में आए और बोले, दिव्या, जो काम तुम्हारी मम्मी नहीं कर रही हैं, वो मैं कर दूंगा। चाचा जी की नजर मुझे असहज करने लगी तो मैंने उनकी मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे बिस्तर के किनारे पर बैठा दिया और मेरे बालों में तेल लगाने लगे। जब वो तेल लगा रहे थे तो अचानक से मुझे उनके हाथों का स्पर्श मेरी पीठ पर महसूस हुआ, जो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उनसे कहा, चाचा जी, आप तो मेरे बालों में तेल लगा रहे थे, फिर आप मेरी पीठ क्यों छूने लगे? आप प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, पर उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। मैंने उनका हाथ झटका और अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसके बाद चाचा जी भी मेरे पीछे दौड़ते हुए आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसी समय हमारी काम वाली रीना आंटी घर के अंदर आ गईं और उनको देखकर चाचा ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। चाचा जी के इस बर्ताव से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मेरा गुस्से भरा चेहरा देखकर रीना आंटी ने मुझसे पूछा, दिव्या बेटा क्या हो गया, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूं, और इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे जाने के बाद रीना आंटी ने चाचा जी से पूछा कि दिव्या इतना गुस्से में क्यों है? तो चाचा जी बहाना करते हुए बोले, आज स्कूल से वापस आते समय मैंने उसे चिप्स नहीं दिलाए, बस इसीलिए मुझसे नाराज है। चाचा जी अपना गलत बर्ताव छुपाने के लिए झूठ बोल रहे थे, इसीलिए वो मुझे किसी से ज्यादा बात नहीं करने देते थे। रीना आंटी अपना सारा काम खत्म करके अपने घर चली गईं और मैं भी खाना खा के अपने कमरे में आ गई। मम्मी और दीदी अभी तक वापस नहीं लौटी थीं। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरा अपना एक अलग कमरा था जो ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 1-2 लोगों के रहने भर की जगह थी। मैं लेट के अपनी किताबें पढ़ रही थी, तभी मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मैंने जल्दी से अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद को कंबल से ढक लिया, क्योंकि मुझे पता था कि घर पर मेरे और चाचा जी के अलावा और कोई नहीं है। मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। तभी चाचा जी मेरे कमरे में आए और मेरे कमरे की लाइट जला दी, फिर मेरा नाम पुकारने लगे। जब मैं नहीं उठी तो उन्होंने मेरा कंबल हटा दिया। उनकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत तरह से छूने की और मेरे साथ बदतमीजी करने की? मुझे गुस्से में देखकर वो एकदम शांत हो गए और बोले, बेटा, मैं उस समय तुम्हारे साथ गलत हरकत नहीं कर रहा था। तुम्हारे कुछ बाल तुम्हारे फ्रॉक की जिप में फंस गए थे। मैं तो बस उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम नाराज हो गई और बाहर चली गई। उस समय मुझे लगा कि शायद चाचा जी सही बोल रहे हों। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोले, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया था, क्योंकि मैंने देखा है कि इस घर में सब तुम्हारी बड़ी बहन को ज्यादा महत्व देते हैं। तुमसे तो कोई बात भी नहीं करता है। आज ही मैंने देखा कि जब तुमने अपनी मम्मी से बालों में तेल डालने के लिए कहा, तो वो तुम्हारी बात टालकर बाजार चली गईं। शादी की तैयारियां भी जरूरी हैं, पर सबको ये भी देखना चाहिए कि इस घर में एक और बेटी है जिसको देखभाल की जरूरत है। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि इस घर में कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और अगर मैं भी नहीं आया होता तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता। चाचा की बातों में सच्चाई थी। काफी दिनों से मैं भी ये महसूस कर पा रही थी कि मेरे घर में किसी को मेरी परवाह नहीं थी। सब मेरी बहन की शादी में व्यस्त थे। मेरी पढ़ाई और खान-पान भी जरूरी था, लेकिन मेरे माता-पिता ये सब भूल गए थे। मैं कोई बच्ची तो नहीं थी जो घर वालों के व्यवहार पर ध्यान न देती। चाचा को इस तरह मेरी चिंता करते देख मुझे अच्छा लगा, क्योंकि काफी दिनों बाद मेरे बारे में किसी ने कुछ सोचा था। मैंने उन्हें गले लगाया और उन्होंने भी मुझे गले लगाया। मैंने उस दिन के बाद उनकी अच्छी सोच के लिए उनका धन्यवाद किया
और इसी वजह से मेरे मन में चाचा जी की एक अच्छी इमेज बन गई थी। अब से मैं जब भी घर आती थी तो चाचा जी मुझे बड़े प्यार से गले लगाते थे और अपने हाथों से खाना खिलाते थे। वो मुझे अपना मोबाइल फोन भी दे देते थे। इससे पहले मुझे कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने देता था। चाचा जी मेरी मन की बात समझ लेते थे और इसीलिए वो मेरे फेवरेट बन चुके थे। एक रोज की बात है, मैं चाचा जी का मोबाइल देख रही थी, तभी माँ मेरे कमरे में आ गईं और मेरे हाथों में फोन देखकर गुस्सा करने लगीं। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अगर मैंने थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल कर लिया तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी आप लोग तो भूल ही गए हो कि आपकी एक बेटी और है। उस दिन मैंने माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अब मैं चाचा जी के साथ कुछ ज्यादा समय बिताने लग गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस चाचा ही मेरे दोस्त हैं, पर वो मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने की वजह से मैं सुबह 10 बजे उठी। मैंने बाहर आकर देखा तो सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर जा चुके थे और घर में केवल मैं और चाचा जी ही थे। मैंने भी नाश्ता किया और नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और तभी चाचा जी भी मेरे कमरे में आ गए। उनको सामने देख मैं चौंक गई और पर्दे के पीछे छुप गई और बोली, चाचा जी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मैं बस चेंज करके आती हूँ। पर चाचा जी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पर्दे के बाहर खींच लिया। वो बोले, दिव्या बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी अपनी बेटी जैसी हो। क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर रहने दो। मैं कुछ सोचकर उनके सामने आकर बैठ गई। वो मेरे गीले बालों में कंघी करने लगे, लेकिन उनका हाथ ऐसे हिल रहा था जिससे मुझे असहज महसूस हो रहा था। मुझे चाचा जी से मदद लेने में शर्म आने लगी। मैंने कहा, चाचा जी, अब आप बस करिए, इसके बाद मैं खुद ही कर लूंगी। और मैं खड़ी होकर अपनी छोटी करने लगी। मुझे छोटी करता देख चाचा जी मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे और मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि अब मुझे उनकी नजरें सही नहीं लग रही थीं। मैं उन्हें बार बार अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कह रही थी, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मुझे लगने लगा कि उनकी नजरें मेरे लिए गलत हैं। मुझे उनकी नजरों से डर लगने लगा था। तभी अचानक बाहर से मेरे पिताजी की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर चाचा जी जल्दी से मेरे कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद एक सप्ताह और बीत गया। धीरे धीरे और मेहमान आने लगे थे। मेहमानों की संख्या बढ़ गई थी और उन सब के बैग मेरे कमरे में आ गए थे। उस रात माँ चाचा जी को सुलाने के लिए मेरे कमरे में आईं। वो मुझसे बोली, दिव्या बेटा, बाहर हॉल में मेहमान सो रहे हैं और सारे कमरे भी भरे हुए हैं। क्या तुम एक रात के लिए चाचा जी को अपने कमरे में लेटा सकती हो? बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे चाचा जी को अपने कमरे में लेटने दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चाचा जी उस रात मेरे साथ क्या करने वाले हैं। चाचा जी अपनी खुद की चादर होने के बावजूद मेरे पास आकर लेट गए। इसके बाद हम दोनों सो गए। आधी रात को मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कंबल को हटाने की कोशिश कर रहा है। मैं उठकर बैठ गई तो चाचा जी बोले, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम अपना कंबल मेरे साथ शेयर कर सकती हो? मैंने दया करके उन्हें अपने कंबल के अंदर लेटा लिया और जैसे ही मेरी आंख लगी तो अचानक से उन्होंने मेरी गर्दन पर काट लिया, जिससे मैं जोर से चिल्ला उठी। मैं उठकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंकल मुझे बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहे थे। वो बोले, बेटा, इस घर में सिर्फ मैं ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। दिव्या, अब तुम बड़ी हो गई हो और बड़ी लड़कियों को एक अलग तरह की चॉकलेट दी जाती है जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये सब नहीं बताएंगे। तुम बस चुप रहो और मजे करो। अंकल की बातें मुझे ठीक नहीं लग रही थीं। मुझे लग रहा था कि वो कुछ गलत करने वाले हैं। मैं उनको दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद किया हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहते हैं। तभी मैंने उनके हाथ पर जोर से काट लिया, जिससे उनका हाथ मेरे मुंह से हट गया और मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी चीख शायद मेरी बहन के कानों तक पहुंच चुकी थी। मेरी बहन भागती हुई मेरे कमरे में आई और अंकल को मेरे पास देखकर वो सब समझ गई। मैं भागकर अपनी बहन के गले लग गई। मैंने कहा, दीदी? तो वो बोली, दिव्या, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुकी हूँ। जब अंकल तुम्हारे कमरे में आए थे
तभी मुझे शक हुआ था, पर मैंने माँ की वजह से कुछ नहीं बोला। मम्मी दीदी से चुप रहने को कह रही थी, लेकिन दीदी गुस्से में बोली, मम्मी, अब आज मेरा मुंह बंद मत करना, जैसे कुछ सालों पहले करवा दिया था। मैंने दीदी की तरफ देखा तो वो बोली, हाँ दिव्या, कुछ साल पहले एक मेहमान ने मेरे साथ भी ऐसी ही घटिया हरकत की थी। वो बातें आज भी मेरे दिमाग में ताज़ा हैं, लेकिन जब मैंने मम्मी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मेरा मुंह बंद करवा दिया था। मैंने अपने लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों में भी हैं। तभी माँ ने दीदी का मुंह बंद करने की कोशिश करने लगी और बोली, बेटा, अगर ये खबर बाहर फैल गई तो भविष्य में दिव्या की शादी में दिक्कतें आएंगी, और मैंने तेरे भले के लिए ही तुझे शांत रहने को कहा था। अगर लोगों को पता चल गया कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है, तो समाज में उस लड़की को बुरी नजर से देखा जाता है। माँ की ये बात सुनकर दीदी और भी गुस्सा हो गई और ऊंची आवाज में बोली, पढ़े लिखे माँ बाप की वजह से ही लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, और लड़कियों को वो सब चुपचाप सहना पड़ता है। ये कौन सी बात हुई कि जिसने अत्याचार किए हैं वो सड़क पर खुलेआम घूमे, और जिसके साथ गलत हुआ है वो आवाज भी न उठाए। आज भगवान की कृपा से दिव्या के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, पर अगर कुछ बुरा होता तो क्या तब भी आप ऐसा ही करती? इस समाज में चुप रहने वाली और अत्याचार का शिकार होने वाली लड़कियों को बुरी नजर से देखा जाता है, इसलिए ऐसा करने वाले को समाज में घूमने का कोई अधिकार नहीं है। आप मेरी माँ हैं, पर फिर भी मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं इस निकम्मे इंसान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी। इस बार पिताजी ने भी हमारा साथ दिया और बाकी रिश्तेदारों ने भी बहन की बात समझी। सभी ने उस निकम्मे अंकल को सजा दिलाने का समर्थन किया। उस समय माँ को समझ में आया कि वो किस पुरानी सोच के साथ जी रही थी। अंकल ने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे मेरे परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और मेरी सहानुभूति पाने की कोशिश की। उस समय मुझे उस निकम्मे व्यक्ति की असली मंशा समझ में नहीं आई, लेकिन आखिरकार मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। दरअसल एक माँ को अपनी बेटी को बड़े होते ही गुड टच और बैड टच के बारे में समझा देना चाहिए, लेकिन कुछ माता पिता इस बारे में बात करने से कतराते हैं या उन्हें इस बारे में सही जानकारी नहीं होती। आज के समय में ऐसे लोगों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हमारे करीबी होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे ही ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।